मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ वित्तीय सलाह पर आधारित नहीं है, बल्कि ये मानवीय स्वभाव और पैसे के साथ हमारे जटिल संबंधों की गहरी पड़ताल करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि वित्तीय सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। हाउसल का मानना है कि इंजीनियरिंग या चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन वित्त की दुनिया कहीं अधिक अप्रत्याशित और जटिल है। यहाँ मानवीय व्यवहार और प्रेरणाओं को समझना ही वित्तीय सफलता की कुंजी है। ये किताब 19 छोटी कहानियों का एक संग्रह है, जो धन, लालच और खुशी के बारे में लोगों के सोचने के विभिन्न तरीकों को उजागर करती है। हाउसल हमें बताते हैं कि पैसा सिर्फ एक उपकरण नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम खुद को सुनाते हैं, और ये कहानी हमारे वित्तीय निर्णयों और हमारे जीवन को आकार देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि वित्तीय निर्णय तर्कसंगत होते हैं, लेकिन हाउसल दिखाते हैं कि भावनाएं, व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक प्रभाव हमारे पैसे के साथ व्यवहार करने के तरीके को कितना प्रभावित करते हैं। ये किताब हमें अपने वित्तीय पूर्वाग्रहों को पहचानने और उन्हें समझने में मदद करती है, ताकि हम बेहतर और अधिक सूचित निर्णय ले सकें। इस सारांश में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के मुख्य सिद्धांतों और कालातीत सबकों को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भाग्य और जोखिम, चक्रवृद्धि की शक्ति और पर्याप्त होने की अवधारणा हमारे वित्तीय जीवन को प्रभावित करती है। ये सारांश आपको न केवल वित्तीय ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि यह आपको अपने पैसे के साथ एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक संबंध बनाने में भी मदद करेगा, जिससे आप एक अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकें। अध्याय 1, कोई पागल नहीं है, नो वन्स क्रेजी। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में इस विचार पर जोर देते हैं कि पैसे के प्रति लोगों का दृष्टिकोण उनकी परवरिश, व्यक्तिगत अनुभवों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जैसे विभिन्न कारकों से आकार लेता है। उनका तर्क है कि पैसे के बारे में सोचने का कोई एक सही तरीका नहीं है, और हर व्यक्ति का अपना अनूठा दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह होते हैं। हाउसल रिचर्ड ब्रांसन की कहानी जैसे कई वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जिन्होंने एक किशोर के रूप में घर घर जाकर क्रिसमस ट्री बेचकर अपना व्यावसायिक साम्राज्य शुरू किया था। हाउसल बताते हैं कि ब्रांसन का व्यवसाय के प्रति अपरंपरागत दृष्टिकोण कुछ लोगों को पागल लग सकता था, लेकिन अंततः इसी ने उन्हें सफलता दिलाई। ये उदाहरण दर्शाता है कि जो एक व्यक्ति के लिए पागलपन लग सकता है, वह दूसरे के लिए एक सफल रणनीति हो सकती है, क्योंकि उनके अनुभव और संदर्भ अलग अलग होते हैं। ये अध्याय किसी के अपने वित्तीय पूर्वाग्रहों को समझने और इन पूर्वाग्रहों के निर्णय लेने पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर भी चर्चा करता है। हाउसल का तर्क है कि अपने पूर्वाग्रहों को पहचानकर और उनका हिसाब लगाकर हम लंबी अवधि में बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने मंदी के दौरान अपने माता पिता को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते देखा है, तो वे स्वाभाविक रूप से अधिक रूढ़िवादी निवेशक बन सकते हैं, भले ही बाजार की स्थिति कुछ और सुझाव दे। इस तरह के अनुभवों से उत्पन्न होने वाले डर या अत्यधिक सावधानी को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि वे तर्कसंगत वित्तीय योजना में बाधा न बने। हाउसल इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव दुनिया के बारे में हमारी सोच का 80% हिस्सा बनाते हैं, भले ही वे दुनिया में हुई घटनाओं का केवल 0.000000001% ही हों। ये बताता है कि क्यों अलग अलग लोग पैसे के बारे में इतने अलग अलग विचार रखते हैं। उदाहरण के लिए, 1978 तक 401 के जैसी अमेरिकी सेवानिवृत्ति योजनाएं मौजूद नहीं थीं, और रोथ ईरा 1998 तक नहीं आया था। जो लोग इन वित्तीय साधनों के बिना बड़े हुए, उनके लिए पैसे बचाने और निवेश करने के तरीके अलग थे, और ये उनके वर्तमान वित्तीय दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। इसलिए किसी को भी पागल कहने से पहले उनके अनुभवों और उनके पैसे के साथ उनके व्यवहार को आकार देने वाले संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम, लक रिस्क। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल भाग्य
और जोखिम की भूमिका की पड़ताल करते हैं, जो हमारे वित्तीय परिणामों को आकार देते हैं। उनका तर्क है कि सफलता में भाग्य की भूमिका अक्सर उतनी ही बड़ी होती है जितनी हम स्वीकार करते हैं, और वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन करते समय भाग्य और कौशल के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। हाउसल अपने तर्क को स्पष्ट करने के लिए कई वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट की कहानी, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विकास का लाभ उठाने के लिए सही जगह और सही समय पर पैदा हुए थे। हाउसल बताते हैं कि जबकि बफेट के कौशल और कड़ी मेहनत ने निश्चित रूप से उनकी सफलता में योगदान दिया, भाग्य ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह हमें सिखाता है कि किसी व्यक्ति की सफलता को केवल उसकी बुद्धिमत्ता या कड़ी मेहनत का परिणाम मानना अधूरा है। बाहरी कारक, जैसे कि सही समय पर सही जगह पर होना, भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये अध्याय वित्तीय निर्णय लेने में जोखिम के प्रबंधन के महत्व पर भी चर्चा करता है। हाउसल बताते हैं कि जोखिम निवेश का एक अंतर्निहित हिस्सा है, और सफल निवेशक वे होते हैं जो लंबी अवधि में जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जोखिम से पूरी तरह बचा जाए, बल्कि ये समझना है कि कौन से जोखिम लेने लायक है और कौन से नहीं। हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में हर परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य ताकतों द्वारा निर्देशित होता है। भाग्य और जोखिम इतने समान हैं कि आप एक में विश्वास किए बिना दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते। हमें ये मानने में सावधानी बरतनी चाहिए कि 100% परिणाम केवल प्रयास और निर्णयों के कारण होते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों और केस स्टडीज पर कम ध्यान केंद्रित करें और व्यापक पैटर्न पर अधिक ध्यान दें। किसी विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम चरम उदाहरणों का अध्ययन करते हैं, अरबपति, सीईओ या बड़े पैमाने पर विफलताएं जो समाचारों पर हावी होती है, और चरम उदाहरण अक्सर अन्य स्थितियों पर सबसे कम लागू होते हैं। उनकी जटिलता को देखते हुए परिणाम जितना अधिक चरम होता है, उतना ही कम संभावना होती है कि आप उसके सबक को अपने जीवन में लागू कर सकें, क्योंकि परिणाम भाग्य या जोखिम के चरम छोर से प्रभावित होने की अधिक संभावना होती है। विफलता से निपटने का तरीका ये है कि आप अपने वित्तीय जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करें कि एक बुरा निवेश या एक छूटा हुआ वित्तीय लक्ष्य आपको पूरी तरह से बर्बाद न कर दे, ताकि आप तब तक खेलते रहें जब तक कि संभावनाएं आपके पक्ष में न आ जाएं। ये लचीलापन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने के महत्व पर जोर देता है, बजाय इसके कि हर छोटे झटके से निराश हो जाएं। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल पर्याप्त की अवधारणा की पड़ताल करते हैं जब बात पैसे की आती है। उनका तर्क है कि पर्याप्त की हमारी धारणाएं अक्सर बाहरी कारकों जैसे सामाजिक मानदंडों, दूसरों से तुलना और स्थिति या सुरक्षा की इच्छा से प्रभावित होती है। वह इस विचार की पड़ताल करते हैं कि धन और वित्तीय सुरक्षा की खोज एक अंतहीन चक्र बन सकती है, जिसमें जैसे जैसे हम अधिक से अधिक प्राप्त करते हैं, लक्ष्य लगातार बदलते रहते हैं। हाउसल अपने तर्क को स्पष्ट करने के लिए कई वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जॉन डी रॉकफिलर की कहानी, जो अपने समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन फिर भी उन्हें और पैसे की आवश्यकता महसूस होती थी। यह अध्याय पर्याप्त की भावना प्राप्त करने में कृतज्ञता और संतोष की भूमिका पर भी चर्चा करता है, और जीवन के अन्य क्षेत्रों की कीमत पर धन संचय पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने के संभावित खतरों पर भी प्रकाश डालता है। सबसे कठिन वित्तीय कौशल लक्ष्य को स्थिर रखना है। आधुनिक पूंजीवाद 2 चीजों में माहिर है, धन पैदा करना और ईर्ष्या पैदा करना। जैसा कि कहा जाता है, खुशी सिर्फ परिणाम है, उम्मीदों से कम। सामाजिक तुलना यहाँ समस्या है। सामाजिक तुलना की सीमा इतनी ऊंची है कि वस्तुतः कोई भी इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, या जीतने का एकमात्र तरीका लड़ना शुरू न करना है, ये स्वीकार करना कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, भले ही वो आपके आसपास के लोगों से कम हो। पर्याप्त का मतलब बहुत कम नहीं है। पर्याप्त होने का विचार रूढ़िवाद जैसा लग सकता है, जिससे अवसर और क्षमता छूट सकती है।
पर्याप्त का मतलब ये समझना है कि इसका विपरीत अधिक के लिए एक अतृप्त भूख आपको पछतावे के बिंदु तक धकेल देगी। कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें कभी जोखिम में नहीं डालना चाहिए, चाहे संभावित लाभ कुछ भी हो। प्रतिष्ठा अमूल्य है, स्वतंत्रता और स्वायत्तता अमूल्य है, परिवार और दोस्त अमूल्य हैं। उन लोगों द्वारा प्यार किया जाना जिन्हें आप प्यार करना चाहते हैं अमूल्य है, खुशी अमूल्य है। और इन चीजों को बनाए रखने का आपका सबसे अच्छा मौका ये जानना है कि जोखिम लेना कब बंद करना है, जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये जानना कि आपके पास कब पर्याप्त है। अध्याय 4, भ्रमित करने वाला चक्रवृद्धि, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। इस अध्याय में लेखक चक्रवृद्धि की अवधारणा और इसके घातीय प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए हिमयू की कहानी से शुरुआत करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे पृथ्वी की जलवायु में एक छोटा सा बदलाव महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, और इसकी तुलना निवेश से करते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यदि प्रकृति में चीजें चक्रवृद्धि हो सकती हैं, तो वे हमारे वित्तीय जीवन में भी चक्रवृद्धि हो सकती है। ये अध्याय फिर वॉरेन बफेट पर केंद्रित है। उन्हें चक्रवृद्धि धन में समय के महत्व को दर्शाने के लिए एक उदाहरण के रूप में उपयोग करते हुए लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बफेट की सफलता मुख्य रूप से लंबी अवधि में चक्रवृद्धि की शक्ति के कारण है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि जबकि लोग अक्सर स्टॉक चयन या बाजार के समय जैसे विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये समय ही है जिसने बफेट की निवेश यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा लेखक जिम साइमन को पेश करते हैं, जिन्होंने 66% की प्रभावशाली चक्रवृद्धि दर हासिल की। हालांकि विकास की इस उच्च दर के बावजूद साइमन के पास अभी भी वॉरेन बफेट द्वारा संचित धन का केवल 1/3 है। मुख्य अंतर उनके चक्रवृद्धि करियर की अवधि में निहित है। वॉरेन बफेट का निवेश करियर लगभग 80 वर्षों तक फैला हुआ है, जिससे उन्हें विस्तारित अवधि में चक्रवृद्धि के उल्लेखनीय प्रभावों से लाभ उठाने का मौका मिला। कुल मिलाकर ये अध्याय चक्रवृद्धि प्रक्रिया में समय के महत्व को रेखांकित करता है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारी वित्तीय आदतों और निर्णयों में छोटे बदलाव भी लंबी अवधि में पर्याप्त प्रभाव डाल सकते हैं। ये पाठकों को निवेश के मामले में दीर्घकालिक सोच और धैर्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ये कारक चक्रवृद्धि धन के परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमारे दिमाग ऐसी बेतुकी बातों को संभालने के लिए नहीं बने हैं। वॉरेन बफेट एक अभूतपूर्व निवेशक हैं, लेकिन यदि आप उनकी सारी सफलता को निवेश कौशल से जोड़ते हैं, तो आप एक महत्वपूर्ण बिंदु चूक जाते हैं। उनकी सफलता की असली कुंजी ये है कि वह 3/4 सदी से एक अभूतपूर्व निवेशक रहे हैं। यदि उन्होंने 30 के दशक में निवेश करना शुरू किया होता और 60 के दशक में सेवानिवृत्त हो गए होते, तो शायद ही किसी ने उनके बारे में सुना होता। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। इस अध्याय में लेखक अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच के अंतर की पड़ताल करते हैं, यह तर्क देते हुए कि बाद वाला अधिक कठिन है और इसके लिए एक अलग मानसिकता की आवश्यकता होती है। लेखक इतिहास और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग विनम्रता, अनुकूलनशीलता और धन के निर्माण और रखरखाव में दीर्घकालिक सोच के महत्व को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि जबकि अमीर बनना भाग्य या अच्छे समय का परिणाम हो सकता है, अमीर बने रहने के लिए जानबूझकर प्रयास और भविष्य की पीढ़ियों के लिए धन को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। अच्छा निवेश करना हमेशा अच्छे निर्णय लेने के बारे में नहीं होता है, ये लगातार गलतियां न करने के बारे में है। लेकिन अमीर बने रहने का केवल एक ही तरीका है, मितव्ययिता और व्यामों का कुछ संयोजन। मैं बड़े रिटर्न से ज्यादा वित्तीय रूप से अटूट होना चाहता हूँ, और अगर मैं अटूट हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे बड़ा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैं चक्रवृद्धि को चमत्कार करने के लिए पर्याप्त समय तक टिके रहने में सक्षम रहूंगा। योजना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये योजना बनाना है कि योजना के अनुसार नहीं चलेगा। एक बारबेल्ड व्यक्तित्व
भविष्य के बारे में आशावादी, लेकिन इस बात को लेकर व्याकुल कि आपको भविष्य तक पहुंचने से क्या रोकेगा, महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि आपको जोखिमों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि अभी भी दीर्घकालिक सफलता के लिए आशावादी बने रहना चाहिए। अध्याय 6, पूंछ, तुम जीतते हो, टेल्स, यू विन। इस अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसल वित्तीय सफलता और विफलता में भाग्य की भूमिका की पड़ताल करते हैं। उनका तर्क है कि जबकि भाग्य हमारे वित्तीय परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अक्सर भाग्य को कौशल से अलग करना मुश्किल होता है। हाउसल अपने तर्क को स्पष्ट करने के लिए कई वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एक सफल हेज फंड मैनेजर की कहानी, जिसे अंततः ये पता चला कि उसने अपनी सफलता काफी हद तक कौशल के बजाय भाग्य के माध्यम से हासिल की थी। हाउसल टेल इवेंट्स के प्रभाव पर भी चर्चा करते हैं, जो दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जिनका वित्तीय परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अध्याय हमारे वित्तीय जीवन में भाग्य की भूमिका को स्वीकार करने और संभावित नकारात्मक परिणामों के प्रभाव को कम करने के लिए जोखिम का प्रबंधन करने के लिए कदम उठाने के महत्व पर जोर देकर समाप्त होता है। आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी एक भाग्य बना सकते हैं। व्यवसाय और निवेश में बहुत सी चीजें इसी तरह काम करती है। लंबी पूंछ परिणामों के वितरण के सबसे दूर के छोर का वित्त में जबरदस्त प्रभाव होता है, जहां घटनाओं की एक छोटी संख्या परिणामों के बहुमत के लिए जिम्मेदार हो सकती है। कुछ भी जो बहुत बड़ा, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली है, वह एक टेल इवेंट का परिणाम है, एक बाहरी 1000 या लाखों में से एक घटना। और हमारा अधिकांश ध्यान उन चीजों पर जाता है जो बहुत बड़ी, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली होती है। जब हम जिन चीजों पर ध्यान देते हैं उनमें से अधिकांश एक टेल का परिणाम होती हैं, तो ये समझना आसान होता है कि वे कितनी दुर्लभ और शक्तिशाली है। अध्याय 7, स्वतंत्रता, फ्रीडम। इस अध्याय में लेखक वित्तीय स्वतंत्रता के विचार की पड़ताल करते हैं और तर्क देते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता आवश्यक रूप से धन संचय करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके समय और संसाधनों के साथ आप जो चाहते हैं उसे करने की क्षमता रखने के बारे में है। हाउसल का सुझाव है कि वित्तीय स्वतंत्रता की खोज पैसे का पीछा करने से कम और व्यक्तिगत पूर्ति और खुशी को अधिकतम करने के तरीके खोजने से अधिक होनी चाहिए। ये अध्याय व्यक्तियों को अपने जुनून का पीछा करने और समाज में सार्थक तरीकों से योगदान करने की अनुमति देने में वित्तीय स्वतंत्रता की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। अपने समय को नियंत्रित करना वो उच्चतम लाभांश है जो पैसा देता है। ये विचार कि पैसा आपको अपने जीवन पर नियंत्रण देता है और ये नियंत्रण ही सच्ची खुशी और स्वतंत्रता का स्रोत है। अध्याय 8, कार में आदमी का विरोधाभास, मैन इन द कार पैराडॉक्स। इस अध्याय में लेखक उस विरोधाभास की पड़ताल करते हैं कि जो लोग धनी होते हैं और जिनके पास महंगी चीजें होती हैं, वे अक्सर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी आपकी संपत्ति से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। हाउसल बताते हैं कि जब आप एक महंगी कार या घड़ी खरीदते हैं, तो आप सोचते हैं कि लोग आपको देखेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग आपको नहीं, बल्कि उस कार या घड़ी को देखते हैं और वे कल्पना करते हैं कि यदि उनके पास वह चीज होती तो वे कितने अच्छे लगते। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सच्ची प्रशंसा और सम्मान बाहरी संपत्ति से नहीं आता, बल्कि चरित्र, दयालुता और दूसरों के साथ आपके संबंधों से आता है। पैसा आपको चीजें खरीदने की शक्ति देता है, लेकिन ये आपको सम्मान या खुशी नहीं खरीद सकता। अक्सर लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन यह एक अंतहीन दौड़ बन जाती है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे अधिक होगा। हाउसल का संदेश स्पष्ट है। अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के बजाय अपने पैसे का उपयोग उन चीजों के लिए करें जो आपको सच्ची खुशी और स्वतंत्रता देती है, जैसे कि अपने समय पर नियंत्रण रखना, अनुभव प्राप्त करना और अपने प्रियजनों के साथ संबंध बनाना। कम अहंकार और अधिक धन।
अध्याय 9 धन क्या है? वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में धन की प्रकृति पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। सच्चा धन वह है जो आप नहीं देखते। उनका तर्क है कि हम अक्सर उन लोगों को अमीर मानते हैं जो महंगी चीजें खरीदते हैं और उनका प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि बड़ी कारें, आलीशान घर और डिजाइनर कपड़े। लेकिन हाउसल बताते हैं कि ये चीजें वास्तव में धन के संकेतक नहीं हैं, बल्कि वे खर्च किए गए पैसे के संकेतक है। जब कोई व्यक्ति इन चीजों को खरीदता है तो वो वास्तव में अपने धन को कम कर रहा होता है। सच्चा धन वह है जो खर्च नहीं किया गया है। ये वह पैसा है जो बैंक खाते में है, निवेश में है या अन्य संपत्तियों में है जो दिखाई नहीं देती है। ये वह बचत है जो आपको भविष्य में विकल्प देती है, स्वतंत्रता देती है और अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने की क्षमता देती है। हाउसल का कहना है कि धन का निर्माण आपकी आय या निवेश रिटर्न से बहुत कम संबंधित है और आपकी बचत दर से बहुत अधिक संबंधित है। आप कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना बचाते हैं और निवेश करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि दिखावे की दुनिया में, जहां लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं, सच्चा वित्तीय विवेक उन चीजों में निहित है जो अदृश्य है। ये अहंकार को कम करने और बचत को प्राथमिकता देने के बारे में है। यह हमें याद दिलाता है कि वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता उन चीजों से आती है जिन्हें हम नहीं दिखाते, बल्कि उन चीजों से आती है जिन्हें हम समझदारी से प्रबंधित करते हैं। कम दिखावा करें और अधिक बचत करें। अध्याय 10 बचत का पैसा, सेविंग मनी। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल बचत के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ये तर्क देते हुए कि वित्तीय सफलता में बचत की भूमिका आय या निवेश रिटर्न से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह बताते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि अधिक पैसा कमाने या उच्च रिटर्न निवेश खोजने से वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन वास्तव में सबसे शक्तिशाली वित्तीय उपकरण बचत है। हाउसल का कहना है कि बचत एक ऐसी चीज है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। आप अपनी आय को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और आप बाजार के रिटर्न को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कितना खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं। बचत केवल आय और व्यय के बीच का अंतर नहीं है, यह आपके अहंकार और आपकी इच्छाओं के बीच का अंतर है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती है। लोग अक्सर एक विशिष्ट लक्ष्य के लिए बचत करते हैं, जैसे घर खरीदना या सेवानिवृत्ति, लेकिन हाउसल का तर्क है कि सबसे अच्छी बचत वह है जो बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य के की जाती है। ये बचत आपको अप्रत्याशित अवसरों और चुनौतियों के लिए लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करती है। यह आपको रात में अच्छी नींद लेने में मदद करती है, ये जानते हुए कि आप अप्रत्याशित के लिए तैयार है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता और लचीलापन बनाने के लिए बचत एक मूलभूत स्तंभ है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली वित्तीय उपकरण हमारे अपने व्यवहार में निहित है, और यह कि हम अपने पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, यह हमारे वित्तीय भविष्य को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अध्याय 11 उचित बनाम तर्कसंगत, रीजनेबल वर्सेस रैशनल। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल वित्तीय निर्णयों में उचित होने और तर्कसंगत होने के बीच के अंतर पर प्रकाश डालते हैं। उनका तर्क है कि वित्त और अर्थशास्त्र के पारंपरिक मॉडल अक्सर यह मानते हैं कि लोग हमेशा तर्कसंगत निर्णय लेते हैं, यानी वे हमेशा अपने वित्तीय लाभ को अधिकतम करने के लिए काम करते हैं। हालांकि हाउसल बताते हैं कि वास्तविक दुनिया में लोग अक्सर तर्कसंगत के बजाय उचित निर्णय लेते हैं। एक तर्कसंगत निर्णय वो होता है जो गणितीय रूप से इष्टतम होता है, जैसे कि हमेशा उच्चतम रिटर्न वाले निवेश का चयन करना। लेकिन एक उचित निर्णय वो होता है जो आपके लिए काम करता है, जो आपकी भावनाओं, लक्ष्यों और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुरूप होता है, भले ही वह गणितीय रूप से इष्टतम न हो। उदाहरण के लिए, एक तर्कसंगत निवेशक हमेशा बाजार में हर गिरावट पर अधिक निवेश करेगा, लेकिन एक उचित निवेशक अपनी भावनाओं को ध्यान में रखेगा और केवल तभी निवेश करेगा जब वह सहज महसूस करे, भले ही इसका मतलब
कुछ संभावित लाभों को छोड़ना हो। हाउसल का कहना है कि वित्तीय योजना में तर्कसंगत होने की कोशिश करना अक्सर अस्थिर होता है, क्योंकि मानव व्यवहार तर्कसंगत नहीं होता है। यदि कोई निवेश रणनीति इतनी तर्कसंगत है कि आप उसे भावनात्मक रूप से बनाए नहीं रख सकते, तो वह आपके लिए काम नहीं करेगी। इसके बजाय एक ऐसी रणनीति अपनाना बेहतर है जो उचित हो, जो आपको रात में अच्छी नींद लेने दे, जो आपके तनाव को कम करे और जिसे आप लंबी अवधि में बनाए रख सकें। ये अध्याय हमें सिखाता है कि वित्तीय सफलता केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि आप अपने पैसे के साथ कैसे रहते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि वित्तीय योजना में मानवीय कारक को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, और यह कि कभी-कभी पर्याप्त होना अधिकतम होने से बेहतर होता है। अध्याय 12 आश्चर्य सरप्राइज। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि इतिहास एक मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन ये भविष्य का सटीक नक्शा नहीं है। उनका तर्क है कि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि भविष्य अतीत की तरह होगा, खासकर जब वित्तीय बाजारों की बात आती है। हालांकि हाउसल बताते हैं कि दुनिया लगातार बदल रही है और अप्रत्याशित घटनाएं, जिन्हें वह आश्चर्य कहते हैं, हमेशा होती रहती है और हमारे वित्तीय जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। वह कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और निवेश संबंधी घटनाएं वे होती हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम अपनी योजनाओं में अप्रत्याशित के लिए जगह छोड़ दें। हाउसल का तर्क है कि वित्तीय योजना में सुरक्षा का मार्जिन रखना महत्वपूर्ण है। ये मार्जिन आपको अप्रत्याशित झटकों से बचाता है और आपको खेल में बने रहने की अनुमति देता है, भले ही चीजें योजना के अनुसार न हों। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते। हमें यह भी समझना चाहिए कि चरम घटनाएं, जैसे कि वित्तीय संकट या अभूतपूर्व विकास, दुर्लभ होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसलिए हमें अपनी वित्तीय रणनीतियों को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वे इन अप्रत्याशित घटनाओं का सामना कर सकें। इसका मतलब है कि अत्यधिक जोखिम लेने से बचना, पर्याप्त आपातकालीन निधि रखना और अपने निवेश को विविधतापूर्ण बनाना। हाउसल का संदेश ये है कि भविष्य हमेशा आश्चर्यों से भरा होगा और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर युग की अपनी अनूठी चुनौतियां और अवसर होते हैं। अध्याय 13 रूम फॉर एरर। रूम फॉर एरर। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में रूम फॉर एरर या गलती के लिए जगह के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि वित्तीय योजना बनाते समय हमें हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि चीजें गलत हो सकती हैं और हमें अपनी योजनाओं में इस अप्रत्याशितता के लिए पर्याप्त जगह छोड़नी चाहिए। ये सिर्फ रूढ़िवादी होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह यथार्थवादी होने के बारे में है कि जीवन अप्रत्याशित है। हाउसल बताते हैं कि एक योजना तभी अच्छी होती है जब वो वास्तविक दुनिया में काम करे, न कि केवल कागज पर। वास्तविक दुनिया में बाजार में गिरावट आ सकती है, नौकरी छूट सकती है या अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं। यदि आपकी वित्तीय योजना इन झटकों को झेलने के लिए पर्याप्त लचीली नहीं है, तो ये विफल हो जाएगी। रूम फॉर एरर का मतलब है कि आपके पास पर्याप्त बचत हो, आपके निवेश में विविधता हो और आप अत्यधिक कर्ज से बचें। वह कहते हैं कि लेवरेज यानी कर्ज लेना नियमित जोखिम को बर्बादी की संभावना में बदल देता है। जब आप कर्ज में होते हैं तो एक छोटी सी गलती भी आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। इसके विपरीत रूम फॉर एरर आपको खेल में बने रहने की अनुमति देता है, भले ही आप गलत हों। यह आपको समय देता है, जो चक्रवृद्धि की शक्ति का लाभ उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि वित्तीय सफलता केवल अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवित रहने के बारे में है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप वित्तीय झटकों का सामना कर सकें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय तक खेल में बने रहें। यह हमें सिखाता है
कि हमें हमेशा सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही हम सबसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हों। अध्याय 14 इतिहास का अंत, द एंड ऑफ हिस्ट्री। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में इतिहास के अंत के भ्रम पर चर्चा करते हैं, जो ये विश्वास है कि हम आज जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे और हमारे मूल्य, लक्ष्य और प्राथमिकताएं भविष्य में नहीं बदलेंगी। वह बताते हैं कि लोग अक्सर अपने वर्तमान व्यक्तित्व और इच्छाओं के आधार पर वित्तीय योजनाएं बनाते हैं। ये भूल जाते हैं कि वे समय के साथ विकसित होंगे और बदलेंगे। हाउसल का तर्क है कि हम सभी अपने जीवन में विभिन्न चरणों से गुजरते हैं और इन चरणों में हमारी प्राथमिकताएं बदलती है। एक युवा व्यक्ति जो करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसके वित्तीय लक्ष्य एक ऐसे व्यक्ति से बहुत अलग होंगे जो सेवानिवृत्ति की योजना बना रहा है या परिवार शुरू कर रहा है। यदि हम अपनी वित्तीय योजनाओं को इस धारणा पर आधारित करते हैं कि हम कभी नहीं बदलेंगे, तो हम खुद को भविष्य में पछतावे के लिए तैयार कर रहे हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी वित्तीय योजनाओं में लचीलापन शामिल करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई योजना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये है कि हमारी योजनाएं इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि वे हमारे बदलते हुए स्वयं के अनुकूल न हो सकें। हाउसल सुझाव देते हैं कि हमें वित्तीय योजना में चरम सीमाओं से बचना चाहिए, जैसे कि ये मान लेना कि आप बहुत कम आय के साथ खुश रहेंगे या उच्च आय के लिए बहुत लंबे समय तक काम करने को तैयार रहेंगे। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता केवल धन संचय करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे जीवन का निर्माण करने के बारे में भी है जो आपके बदलते हुए स्वयं के साथ संरेखित हो। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने भविष्य के स्वयं के प्रति दयालु होना चाहिए और उन्हें उन विकल्पों के साथ छोड़ना चाहिए जो उन्हें खुशी और पूर्ति खोजने की अनुमति देते हैं, भले ही वे हमारे वर्तमान स्वयं के विकल्पों से अलग हों। अध्याय 15 कुछ भी मुफ्त नहीं है, नथिंग इज फ्री। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल इस विचार पर प्रकाश डालते हैं कि निवेश में कुछ भी मुफ्त नहीं है। उनका तर्क है कि हर निवेश का एक मूल्य होता है, भले ही वो सीधे तौर पर पैसे के रूप में न हो। ये मूल्य अक्सर अनिश्चितता, अस्थिरता, डर और संदेह के रूप में आता है। हाउसल का कहना है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि वे बिना किसी कीमत के उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह एक गलत धारणा है। वह बताते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव, मंदी और सुधार निवेश का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये फीस है जो आपको उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए चुकानी पड़ती है। यदि आप इन उतार चढ़ावों को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप वास्तव में निवेश की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं। हाउसल का तर्क है कि सफल निवेशक वे होते हैं जो इन फीस को स्वीकार करते हैं और उन्हें निवेश प्रक्रिया के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और बाजार की अस्थिरता के सामने शांत रहना चाहिए। जब बाजार गिरता है तो ये डरना और बेचना आसान होता है, लेकिन हाउसल बताते हैं कि ये अक्सर सबसे महंगी गलती होती है। इसके बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, ये जानते हुए कि ये निवेश की कीमत का एक हिस्सा है। हाउसल का संदेश ये है कि यदि आप निवेश से लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। ये कीमत हमेशा डॉलर या रुपए में नहीं होती है, बल्कि ये धैर्य, अनुशासन और अनिश्चितता को सहन करने की क्षमता के रूप में होती है। यह हमें याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है और हर लाभ के साथ एक संबंधित लागत आती है। अध्याय 16 आप और मैं, यू एंड मी। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि वित्तीय सलाह और निवेश रणनीतियां अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों और लक्ष्यों पर आधारित होती हैं। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है, वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। उनका तर्क है कि वित्तीय दुनिया में हर कोई एक अलग खेल खेल रहा है और ये समझना महत्वपूर्ण है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं और दूसरे कौन सा खेल खेल रहे हैं। हाउसल बताते हैं कि एक युवा व्यक्ति जो दीर्घकालिक विकास के लिए निवेश कर रहा है, उसके लक्ष्य एक सेवानिवृत्त व्यक्ति से बहुत अलग होंगे
जो आय और पूंजी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यदि आप एक दीर्घकालिक निवेशक हैं, लेकिन आप उन लोगों की सलाह सुनते हैं जो अल्पकालिक व्यापार कर रहे हैं, तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की वित्तीय सलाह को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों, लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर अपनी रणनीति विकसित करनी चाहिए। हाउसल का कहना है कि वित्तीय दुनिया में सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से वित्तीय संकेत लेते हैं जो एक अलग खेल खेल रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता के लिए कोई एक आकार फिटस भी समाधान नहीं है। हमें अपनी यात्रा को समझना चाहिए, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करना चाहिए और अपनी रणनीति को उन लक्ष्यों के अनुरूप बनाना चाहिए। यह हमें दूसरों की सफलता या विफलता से प्रभावित होने के बजाय अपनी वित्तीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 17 निराशावाद का आकर्षण, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल निराशावाद के आकर्षण पर चर्चा करते हैं, खासकर वित्तीय बाजारों में। उनका तर्क है कि बुरी खबरें और नकारात्मक भविष्यवाणियां अक्सर अच्छी खबरों की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं और अधिक विश्वसनीय लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकास धीरे धीरे होता है, जबकि विनाश तेजी से और नाटकीय रूप से होता है। हाउसल बताते हैं कि एक पेड़ को बढ़ने में दशकों लगते हैं, लेकिन उसे काटने में कुछ ही मिनट लगते हैं। इसी तरह धन का निर्माण धीरे धीरे और लगातार होता है, जबकि वित्तीय संकट या बाजार में गिरावट तेजी से और विनाशकारी हो सकती है। ये मानव मनोविज्ञान का एक हिस्सा है कि हम नकारात्मक घटनाओं पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि वे हमारे अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती है। वह कहते हैं कि निराशावाद अधिक बुद्धिमान और विश्वसनीय लगता है, क्योंकि यह जोखिमों और खतरों पर ध्यान केंद्रित करता है। आशावाद को अक्सर भोला या गैरजिम्मेदार माना जाता है। हालांकि हाउसल का तर्क है कि लंबी अवधि में आशावाद अक्सर अधिक यथार्थवादी होता है। दुनिया में हमेशा प्रगति और विकास होता रहता है, भले ही वो धीमी गति से हो। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें नकारात्मक सुर्खियों और भविष्यवाणियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य हैं। हाउसल का संदेश ये है कि हमें हमेशा पर्याप्त आशावादी होना चाहिए ताकि हम खेल में बने रहें, और पर्याप्त निराशावादी होना चाहिए ताकि हम अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। यह हमें वित्तीय निर्णय लेते समय संतुलित दृष्टिकोण रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 18 जब आप विश्वास करेंगे, When you'll believe anything। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हम कहानियों पर कितनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं, खासकर जब वे हमारे अपने अनुभवों और विश्वदृष्टि के अनुरूप होती है। उनका तर्क है कि वित्तीय दुनिया में लोग अक्सर जटिल डेटा और आंकड़ों के बजाय सरल और आकर्षक कहानियों से प्रभावित होते हैं। ये कहानियां हमें ये विश्वास दिला सकती हैं कि हम कुछ भी जानते हैं, भले ही हमारे पास पूरी जानकारी न हो। हाउसल बताते हैं कि हम सभी अपने स्वयं के अनुभवों और पूर्वाग्रहों के लेंस के माध्यम से दुनिया को देखते हैं। यदि कोई कहानी हमारे पहले से मौजूद विश्वासों की पुष्टि करती है, तो हम उसे स्वीकार करने की अधिक संभावना रखते हैं, भले ही उसके लिए बहुत कम सबूत हों। ये वित्तीय बुलबुले और दुर्घटनाओं में योगदान कर सकता है, जहां लोग एक आकर्षक कहानी के आधार पर तर्कहीन निर्णय लेते हैं, भले ही अंतर्निहित वास्तविकता कुछ और हो। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि वित्तीय बाजार अक्सर जटिल होते हैं और कोई भी एक कहानी या स्पष्टीकरण सभी उत्तर प्रदान नहीं कर सकता है। हाउसल का संदेश ये है कि हमें अपनी सोच में विनम्र रहना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते। यह हमें याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण सोच और खुले दिमाग की आवश्यकता होती है। हमें उन कहानियों से सावधान रहना चाहिए जो बहुत अच्छी लगती हैं, और हमेशा अंतर्निहित तथ्यों और डेटा की तलाश करनी चाहिए। अध्याय 19
सारांश, पैसा क्या है? समरी, व्हाट इज मनी? इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल किताब के मुख्य विषयों को सारांशित करते हैं और पैसे के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वह दोहराते हैं कि पैसा केवल एक संख्या या एक उपकरण नहीं है, बल्कि ये मानवीय व्यवहार, भावनाओं और कहानियों का एक जटिल मिश्रण है। वित्तीय सफलता केवल गणितीय समीकरणों को हल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानवीय मनोविज्ञान को समझने और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने के बारे में है। हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कौशल ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये जानना है कि क्या नहीं करना है। ये गलतियों से बचना, धैर्य रखना और अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना है। वह उन मुख्य अवधारणाओं को फिर से दोहराते हैं जिन पर उन्होंने पहले के अध्यायों में चर्चा की थी, जैसे कि भाग्य और जोखिम की भूमिका, चक्रवृद्धि की शक्ति, पर्याप्त होने का महत्व और गलती के लिए जगह की आवश्यकता। ये अध्याय हमें सिखाता है कि वित्तीय सफलता एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। ये लगातार सीखने, अनुकूलन करने और अपने व्यवहार को बेहतर बनाने के बारे में है। हाउसल का संदेश ये है कि हमें अपने पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करना चाहिए, जो हमें स्वतंत्रता, खुशी और मन की शांति प्रदान करे, न कि केवल धन संचय। यह हमें याद दिलाता है कि पैसा एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन ये केवल एक उपकरण है। इसका मूल्य इस बात में निहित है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं और यह कि हम इसे अपने जीवन में क्या भूमिका निभाने देते हैं। अंततः पैसा हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक ऐसा जीवन जीने में मदद करने के लिए है जो हमारे लिए सार्थक हो।